नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बिहार भूमि सर्वेक्षण यानी कि जिसको आप जमीन सर्वे कहते हैं वो क्या है, सरकार का क्या उद्देश्य है इसको कराने का, आपको इसमें क्यों भाग लेना चाहिए और साथ ही इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या कागज़ आपको लगेगा। तो इन सारी जानकारी के लिए हमारे इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, अगर बिहार सरकार की मानिएगा तो बिहार सरकार के द्वारा ये जो भूमि सर्वेक्षण करवाया जा रहा है उसका मुख्य वजह यह है कि उनके पास जो खतियान में रिकॉर्ड है वो काफ़ी पुराना है और उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, जिसमें कि ज़मीन की खरीद बिक्री के सभी बदलाव शामिल होंगे। यही नहीं बल्कि नए जनरेशन के बीच ज़मीन के बंटवारा को लेकर जब परेशानी बढ़ती है तो विवाद बढ़ जाता है। और भूमि सर्वेक्षण के हिसाब से सरकार का यही मानना है कि उन्हीं परेशानियों को कम करना है। कहने का मतलब आपका कागजात जांच करके जो असली मालिक हैं उनको तय करना है और इसी के लिए सरकार ये भूमि सर्वेक्षण करवा रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज़ादी से पहले एक बार सर्वे हुआ था और उसके बाद 1960 के दशक में एक रिवाइज्ड यानी कि रिविजनल सर्वे इसको कहते हैं वो हुआ था, और जो कि पूरी तरह से सभी जगह नहीं हो पाया था, जिससे बहुत से जिलों में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है और सरकार के पास अभी जो वर्तमान स्थिति क्या है उसका भी डाटा उपलब्ध नहीं है। और सरकार का ये मानना है कि इस सर्वे में ये काम पूरा 1 साल के अंदर कर लेंगे और करने के बाद सारा जो डाटा है अपडेट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब कौन सा ज़मीन किसके नाम से है ये वो सर्वेक्षण के हिसाब से अपने सर्वे में तय करेंगे। अब रही बात जिनका दादा के नाम से अभी भी ज़मीन चल रहा है, उनके नए जनरेशन के नाम पे कितना कितना होगा वो सारा कुछ तय करके और उसके नाम से रिकॉर्ड चढ़ाया जाएगा, जैसा कि सरकार का दावा करना है। जब आप इस सर्वे में भाग लेंगे तो आपके सामने एक खतियान शब्द आएगा। आपको बता दें कि ज़मीन से जुड़ा खतियान काफ़ी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसी डॉक्यूमेंट में आपको ज़मीन के बारे में जानकारी होती है, जैसे कि किसके नाम से ज़मीन है, पिता का क्या नाम है, रकबा, प्लॉट नंबर, मौजे का नाम, परगना, तौजी नंबर, जिला, सरकार का नाम और उसका पूरा पता। यही नहीं बल्कि खतियान में हर ज़मीन के मालिक का प्लॉट का क्षेत्रफल, एकड़, डिसिमल और हेक्टेयर भी दर्ज होता है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि बिहार सर्वेक्षण का पूरा प्रोसेस क्या है, यानी कि किस तरह से ये होगा। इसके लिए आपको बता दूं कि बिहार राज्य के अंदर कुल 45,000 मौजा यानी कि गांव जिसका सर्वेक्षण किया जाना है, और इसका काम 20 अगस्त 2024 से शुरू हो गया। हालांकि मैं आपको देर से जानकारी दे रहा हूं, हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो मुझे लगा इसकी जानकारी देना चाहिए और इसी के तहत मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। आपको बता दूं कि सभी मौजों में सर्वेक्षण के लिए कैंप लगाया जाएगा, जिसमें कि अमीन और बंदोबस्त पदाधिकारियों की विशेष तौर पर नियुक्ति की गई है। अगर आप अपने ज़मीन का सर्वेक्षण कराना चाहते हैं तो आपके पास 2 प्रोसेस है, एक तो ऑनलाइन और ऑफलाइन। और इसके बारे में अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे करेंगे उसकी भी मैं पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर आप इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं तो आपको 2 फॉर्म भरना अनिवार्य है। पहला फॉर्म है स्वघोषित प्रपत्र 2 और दूसरा है वंशावली प्रपत्र 3.1। एक स्वघोषणा आपको देना होगा और दूसरा है वंशावली, जो कि खुद से आप बना करके दे सकते हैं, और इसका भी फॉर्मेट मैं इसी वीडियो में देने जा रहा हूं जिससे कि आपको आसानी हो। इसके बाद ज़मीन से संबंधित कागज़ के लिए आपको मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि, जमाबंदी संख्या का विवरण, मालगुजारी रसीद संख्या और वर्ष, खतियान का नकल यदि उपलब्ध हो तो, उसके बाद दावा भूमि से संबंधित दस्तावेजों का विवरण, अगर कोर्ट का कोई आदेश आपके पास हो तो उसका, मृतक का वारिस होने से संबंधित कोई प्रमाण पत्र है आपके पास, आवेदनकर्ता के आधार कार्ड की छाया प्रति और आवेदनकर्ता की वोटर आईडी की छाया प्रति, ये सारे डॉक्यूमेंट में से कोई आपके पास होना चाहिए। अब इसके बाद जानना चाहें कि इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, तो आपको बता दें कि आपके अपने एरिया के हिसाब से, आपके अपने मौजा यानी कि गाँव के हिसाब से एक आम सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि सर्वेक्षण पदाधिकारी के साथ अन्य पदाधिकारी आएंगे और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसे पूरा सर्वे होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, सारा कुछ आपको बताएंगे कैंप में। कैंप में आपको इसी दोनों फॉर्म के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें कि एक स्वघोषणा से संबंधित प्रपत्र होगा, जिसमें कि आपको ज़मीन से संबंधित यानी कि रैयत का नाम, उसके अंश, पिता का नाम, खाता खेसरा, रकबा, ज़मीन का किस्म, ज़मीन की प्राप्ति आपको कैसे हुई है, ये सब भरना होगा। और साथ में आप खुद से एक वंशावली बना करके देंगे। कहने का मतलब आपके दादा के नाम पे ज़मीन था तो दादा के बाद उनके कितने लड़के हुए, फिर उनके कितने हुए, ऐसे करके आपको एक वंशावली बनाना होगा, जिसका फॉर्मेट इसी वीडियो में मैं आपको दूंगा, जिसके लिए आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जाना होगा और जिसमें कि सारा लिंक हमने यहाँ पे अटैच कर रखा है, जिसको क्लिक करके आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही ऑनलाइन अप्लाई का भी ऑप्शन दे रखा है। जैसा कि हमने बताया कि जब कैंप लगेगा या तो आप वहाँ से फॉर्म कलेक्ट कर लें, अगर फॉर्म वहाँ से नहीं मिलता है तो आप हमारे ब्लॉग से आकर के PDF
डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा लें और उसको भरें। और भर करके या तो आप ऑफलाइन में यानी कि कैंप में ही जा करके जमा कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी अपलोड कर सकते हैं, जो वेबसाइट मैंने बताया है। इसके लिए आपको कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे या फॉर्म भरेंगे तो अब आपको वेट करना है। तो किसके लिए वेट करना है? तो सर्वेक्षण पदाधिकारी आपके पोजीशन यानी कि जहाँ भी आपने ज़मीन का डिटेल दिया है वहाँ आएंगे, और वहाँ पे आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट जो कि अपलोड किया है या फिर ऑनलाइन माध्यम से या फिर ऑफलाइन माध्यम से, उसको आपको अपने साथ रखना है। वो आकर के आपका पोजीशन चेक करेंगे। कहने का मतलब जो आपने फॉर्म पे भर के दिया है, अप्लाई किया है ऑनलाइन के माध्यम से, वो ज़मीन धरातल पे है या नहीं है, उस पर आपका कब्जा है कि नहीं है। अगर कब्जा है तब भी भर के दें, कब्जा नहीं है तब भी भर के दें, क्योंकि उस समय आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा और डॉक्यूमेंट के आधार पे ही तय किया जाएगा कि ये ज़मीन किसका है। लेकिन ध्यान रहे, कोई एक ज़मीन है जिस पे एक दावेदार है तो उस पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कोई ऐसा ज़मीन है जिस पे एक या एक से अधिक दावेदार हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी मुसीबत खड़ी हो सकती है। मुसीबत क्या खड़ी होगी? तो एक से अधिक दावेदार होंगे तो अपना दावा पेश करेंगे, और दावा पेश करने के बाद उसके लिए जो सर्वेक्षण पदाधिकारी है आसपास के लोगों से पूछताछ करेगा या फिर ग्राम सभा में उसको रखेगा, और उस पर आपत्ति आता है या फिर जो लोग भी बताते हैं कि इसका ज़मीन है तो उसके आधार पे वो आगे की कार्रवाई करेंगे। एक मामला ये भी हो सकता है कि आपके पास ज़मीन है लेकिन कागज़ नहीं है, तो ऐसे में जो सर्वेक्षण पदाधिकारी हैं आपके आसपास के लोगों से पूछताछ करेंगे, और सेम वही ग्राम सभा में भी इस बात को उठाएंगे। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो फिर आपके नाम से वो आगे की कार्रवाई करेंगे। सभी प्रक्रिया से गुजरने के बाद खतियान का एक ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा, जिसको कि पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। कहने का मतलब आपसे उस पर आपत्ति और सुझाव मांगा जाएगा। आप आपत्ति सुझाव देंगे, उस पर सुनवाई होगी। सुनवाई होने के बाद सब कुछ जब फाइनल हो जाएगा, सभी आपत्तियों को दूर करने के बाद खतियान का फाइनल पब्लिकेशन कर दिया जाएगा, और इसी को सरकार अपने रिकॉर्ड में अपडेट कर लेगी। इसके बाद अगर किसी को कोई आपत्ति होगा तो सीधे आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, जैसा कि हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। और ये सरकार के द्वारा जो सर्वेक्षण किया जा रहा है, एक तरह से अपना रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि सरकार के द्वारा जो दावा किया जा रहा है कि 1 साल के अंदर हम सर्वे कर लेंगे, और काफ़ी आसान प्रोसेस बताया गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बिहार में जिस तरह से घूसखोरी है, एक ज़मीन का दाखिल खारिज कराने के लिए हज़ारों रुपया घूस में देने के बाद भी क्या आपका दाखिल खारिज आसानी से हो पाता है? एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो सर्वे किया जा रहा है उसके आड़ में जो घूसखोर लोग हैं वो अपना मोटा पैसा छापना शुरू कर चुके हैं या फिर छापेंगे, और ऐसे में आपका ज़मीन किसी और के नाम, किसी और का ज़मीन किसी और के नाम, ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा कर देंगे तो आने वाले समय में बिहार में भूमि विवाद घटने की बजाय और बढ़ जाएगा। ऐसे में क्या मेरी आशंका सही है? एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।